अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हवाई जहाज़ की खिड़की पे पड़ने वाली बूंदें सामने दिखाई देने वाले शफाफ मंजर को धुंधलाने लगी हैं। JFK जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट की नजर आने वाली इमारत अब नज़रों से ओझल हो चुकी है। जहाज़ टैक्सी कर रहा है बिजनेस क्लास की चुप ओढ़े जामद फिजा में। मैं शेराज बुखारी अभी इस मंजर में गुम हूँ। कुछ मंजर धुंधला जाते हैं, कुछ आंखों में हमेशा के लिए बसेरा कर लेते हैं और कुछ मंजर जिंदगी में शामिल होकर उसका रुख ही मोड़ दिया करते हैं। इतने अहम हो जाते हैं कि फिर जिंदगी उसी एक मंजर के चक्कर काटने लगती है। मैंने आंखों से चश्मा उतारा और अपनी उंगलियों से आंखों को मसलने लगा। आंखों की जलन हनूज बरकरार रही। JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क पर 9 बरस पेशतर पेश आने वाला एक आम सा मंजर मेरी ज़िंदगी का रुख मोड़ गया है, मुझे साकन कर गया है। मैंने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और उस टिश्यू पेपर को निकाल कर एक बार फिर देखने लगा जो पिछले 9 साल से यूं ही मेरे वॉलेट की अंदरूनी जेब में मौजूद है। वॉलेट तो बदलते गए लेकिन ये तहशुदा पेपर एक वॉलेट से दूसरे में यूं ही खामोशी से मुंतकिल होता गया। इस पे लिखी तहरीर अंग्रेज़ी में है जिसका तर्जुमा ये है: 22 मई 2000, एक यादगार सफ़र, एक ना भूलने वाला हम सफ़र। JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क दुनिया के चंद मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक है। मैं अपनी कंपनी की एक अहम स्ट्रेटेजिक मीटिंग में शिरकत के लिए 9 बरस कबल लंदन रवाना हो रहा था। KLM एयरलाइंस के काउंटर पर बोर्डिंग पास हासिल करने के लिए एक तवील कतार मौजूद थी। फ़्लाइट में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी था और मेरी तरह शायद उस रोज़ काफ़ी लोग देर से पहुंच पाए थे। मेरे ऐन आगे कोई खातून मुसलसल फ़ोन पर महवे गुफ्तगू थी, साथ साथ वो एयरपोर्ट की सूरत हाल पे तबसरा भी किए चली जा रही थी। मैं ना चाहते हुए भी उस गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जो हो चुका था कि वो मोहतरमा मेरे बिल्कुल आगे मौजूद थी। मुझे हमेशा से बहुत बोलने वाले लोग शदीद खौफ में मुब्तला कर देते थे, सो मैं खौफ में मुब्तला होता रहा। गेट नंबर 22 से जहाज़ में दाखिल होने वाला मैं आखिरी मुसाफिर था। मेरे आने के बाद जहाज़ का दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अपनी मखसूस नशिस्त पे पहुंचने पे मुझे इल्म हुआ कि मेरी साथ वाली नशिस्त पे वही चैटर बॉक्स बराजमान है। रॉयल ब्लू और चॉकलेट ब्राउन चेक की टॉप और चॉकलेट ब्राउन लॉन्ग स्कर्ट में बिलाशुबा वो वही थी। मुझे उसका लिबास पहली नज़र में याद रह गया था। बाज़ लोग खुश लिबास होते हैं, बाज़ वो होते हैं जो बेशक बहुत खुश लिबास ना हो मगर वो जो कुछ पहन ले उन पे खूब जचता है। वो उस दूसरी किस्म से ताल्लुक़ रखती थी। वो अभी तक सेल फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। मैं इंतहाई खौफ महसूस करते हुए सीट बेल्ट बांधने लगा। फ्लाइट स्टीवर्ड के कोई तीसरी बार टोकने पर उसने अपने टेलीफोनिक गुफ्तगू का इख्तिताम किया। हेलो, क्या हम एक दूसरे से मुतारिफ़ हो सकते हैं? उसने अंग्रेज़ी में कहा। मैंने रुख मोड़कर उसकी जानिब देखा। वो मुझी से मुखातिब थी। मैं एंजेलिन अजहर हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर, फ्रीलांस काम करती हूँ। लॉन्ग आइलैंड पर मेरी मुस्तकिल रहाइश है। और आप? वो खुद ही अपना तारुफ करवाने लगी। शेराज बुखारी, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फोर्ड। मैं न्यूयॉर्कर हूँ। आप लंदन छुट्टियों पर जा रहे हैं? नहीं, एक मीटिंग के सिलसिले में। मैं एक जॉब के सिलसिले में इंटरव्यू देने लंदन जा रही हूँ। मैंने जवाबन सर हिलाया और खामोश रहा। वो बेशक एक खुश मिजाज और खूबसूरत लड़की थी मगर बोलती बहुत थी और मैं इतनी तवील परवाज़ में उसका इस कदर बोलना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सो मैंने उसे यही तासुर दिया कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। आप पाकिस्तानी हैं? मुझे एंजेलिन अजहर की आवाज़ से चौंकाया। जी हाँ, मगर बहुत अरसा हुआ न्यूयॉर्क में रहाइश पजीर हूँ। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, वो मुस्कुराते हुए कहने लगी। उसकी उर्दू काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, इस बार मैं कुछ हैरत ज़दा हुआ। उसकी सुनहरी जुल्फ़ें, नीलगू आंखें और दूध में खिली गुलाबी रंगत
उसे किसी अंग्रेज नस्ल से मुतालिक जाहिर कर रही थी। मगर आप तो बिल्कुल अमेरिकन दिखाई देती हैं। मेरी अम्मी अमेरिकन है और वालिद पाकिस्तानी। ओह, तो ये सिलसिला है, मैंने सोचा। पाकिस्तान में किस जगह से ताल्लुक़ है आपका? वो पुरशौक लहजे में पूछने लगी। पेशावर। अच्छा, तो आप पठान हैं। आप तो बहुत कुछ जानती हैं पाकिस्तान के बारे में। मैं मुस्कुराया। हाँ, बहुत कुछ। मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। चंद एक बार वहाँ जा चुकी हूँ। मेरे वालिद का ताल्लुक़ मुल्तान से है। मैंने पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर देख रखे हैं। मुझे पाकिस्तानी लिबास, ज्वेलरी और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मसनूआत बहुत पसंद है। मैं जब भी जाती हूँ खूब शॉपिंग करती हूँ वहाँ। और मेरे रिश्तेदार जो वहाँ रहते हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन मुझे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और कलाई में मौजूद नीले पत्थरों से मुज़य्यन खूबसूरत ब्रेसलेट मुझे दिखाने लगी। ये मैंने कराची से लिया था, ज़ैनब मार्केट से। वो बच्चों की तरह खुश होकर बताने लगी। वेरी नाइस, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। खाना सर्व होने लगा था। वो कुछ देर को खामोश हो चुकी थी। मुझे वाइन पीते हुए देखकर वो सिर्फ एक लम्हे को हैरत ज़दा हुई। ओह, तो आप भी उन मुसलमानों में से हैं जो खाना तो हलाल खाते हैं मगर शराब को बुरा नहीं समझते। हलाल फूड विद वाइन। मैं आदतन अल्कोहलिक नहीं हूँ, बस कभी कभार शुगर कर लेता हूँ। जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं, जिस माहौल में हम काम करते हैं, अगर उसका तर्ज ज़िंदगी अपना लिया जाए तो कोई हर्ज तो नहीं। वो मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगी। ये आपका ही नहीं, मॉडर्न और तरक्की याफ्ता मुआशरे के हर तीसरे मुसलमान नौजवान का ख्याल है। और आपका अपना ज़ाती ख्याल क्या है? रहने दीजिए, मेरे नुक्ता नज़र से आपको इत्तफाक नहीं होगा। फिर उसने गुफ्तगू का रुख मोड़ा और कहने लगी, सफ़र करना कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। ज़्यादातर मुझे अपनी जॉब के सिलसिले में सफ़र ही करना पड़ा है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, काफ़ी सारे बरे-आज़म घूम चुका हूँ। सफ़र खुद एक ज़रिया इल्म है। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों से जान पहचान हो जाती है। ज़िंदगी का तजुर्बा वसी होने लगता है, इसलिए ये सब अच्छा लगता है। और बेजारी, थकन, क्या सफ़र बेजारी का सबब भी बनता है? वो कुछ सोचते हुए पूछने लगी। उसकी आंखों में गहरी ही सोच की परछाइयाँ थी। ये तो मुनहसिर है इस बात पर कि जिस मकसद के लिए आप सफ़र कर रहे हैं, आया वो पाया तकमील पाता है कि नहीं। हाँ, कितना सच कहा आपने। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो धीमे से बोली। और आप बातें बहुत करती हैं, मैंने शरारत से कहा। हाँ, मैं टॉकेटिव बहुत हूँ। मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। जब हम बहुत बोलते हैं तो उतना सोचते नहीं हैं। ज़्यादा सोचने से खौफ बढ़ने लगता है। वो चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद फिर गोया हुई। मुझे समुंदर से बहुत खौफ आता है। इस वक्त भी यह मैं भुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम अटलांटिक क्रॉस कर रहे हैं और पता नहीं कितने घंटे हम अटलांटिक पे ही महवे परवाज रहेंगे। वो बोली तो उसके लहजे में खौफ था और आंखों पे वहशत। पता नहीं, मैंने तो कई बार अटलांटिक ओशन क्रॉस किया है मगर इसके मुतालिक सोचा नहीं। किसी चीज़ के खौफ से आज़ाद होने का बेहतरीन हाल ये होता है कि हम उसके बारे में सोचे ही नहीं। मैं जब तक बोलती रहूं नहीं सोचती, और जब खामोश हो जाऊं तो फिर मेरे अंदर सोचें, ख्याल और वसवसे ही चलते रहते हैं। फ़्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद ही मैंने अपने बैग से लैपटॉप निकाल लिया था और उन रिपोर्ट्स का मुताला कर रहा था जो मीटिंग में बोर्ड के सामने मुझे पेश करना थी। वो काफ़ी देर खामोश रही और मुझे काम करता देखती रही। क्या इतनी तवील फ़्लाइट में आप सारा वक्त अपने लैपटॉप पे काम ही करते रहेंगे? कुछ देर बाद वो गोया हुई। मैंने गौर से उसके चेहरे की जानिब देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी और उसकी आंखों में बहुत से सवाल। मैंने नज़रें फेर ली। मैं तकरीबन 10 घंटे तवील इस परवाज़ में मुस्तकिल उससे गुफ्तगू तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे यही जाहिर किया कि मुझे बहुत काम करना है। आप सो क्यों नहीं जाती? देखिए ना, अब तो लाइट्स भी हल्की कर दी गई हैं। इससे बेहतर क्या तरीका होगा वक्त गुजारी का? शुक्रिया आपके मशवरे का। उसकी मुस्कुराहट में किसी हद तक शिकवा छुपा हुआ था। मुझे लगा शायद वो मुझसे बातें करना चाह रही थी और मेरे रूखे फीके रवैये से कुछ नाला थी। उसने एयर होस्टेस से तकिया और ब्लैंकेट लिया और सीट को कुछ पीछे करके सोने की कोशिश करने लगी। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। मुझे लगा वो सिर्फ सोने की कोशिश कर रही है जबकि उसे नींद नहीं आ रही। मेरी सारी हसियात उसकी तरफ मुतवज्जो थी।
ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी तवज्जो सामने मौजूद स्क्रीन की बजाय पहलू में मौजूद उस लड़की की जानिब थी जिसने मुझ पर अपना पहला इम्प्रेशन ही ये बनाया था कि वो बहुत बातूनी है और बिला वजह बोलती रहती है। मेरे नज़दीक ख़वातीन की ये सबसे बुरी आदत थी, लेकिन अंजलीन अजहर आम सी बातूनी लड़की नहीं थी। वो एक सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। उसकी गुफ्तगू बेतुकी और बेवज़न न थी। उसके पास एक गहरी सोच और हसास जहन भी था, और ये बात उससे गुफ्तगू करने के चंद ही लम्हों में मैं जान गया था। मैंने रुख मोड़ कर उसकी तरफ देखा। वो वाकई सो चुकी थी। मैं बागौर से देखने लगा। तकिए पर उसकी सुनहरी जुल्फें फैली थीं, बेज़वी चेहरा, सतुआ नाक, दिलकश होंठ। शायद मैं ज़िंदगी में पहली बार इस कदर फुर्सत से किसी लड़की को देख रहा था, और इतने करीब से भी। आंखें मूंदे उसके चेहरे पे सकून ही सकून था। वो उस खौफ से निजात पा चुकी थी जिसकी परछाई कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पे मौजूद थी। मेरी रिपोर्ट्स, सामने मौजूद कंप्यूटर स्क्रीन, सब मौजूद होते हुए भी गायब होने लगे। नज़रों में एंजेलिन का सरापा था और ख़यालों में उसकी बातें। मुझे खुद पे हैरत होने लगी। मैं जो ख़वातीन से कुर्बत के ताल्लुकात कायम करने से पहले 1000 बार सोचा करता था, इस वक्त इस लड़की को सोच रहा था जिसे मैंने पहली नज़र में नापसंदीदा करार दे दिया था। उसके चेहरे पे ऐसा कुछ था जो दूसरों से मुख्तलिफ था। कोई कशिश, कोई सहर, या फिर कोई ऐसी बात जो हॉन्ट करती थी। उसकी आंखों में जहाँ मुस्कुराहट के दिए जगमगाते थे, वहाँ अगला लम्हा कोई यासियत का गुस्सा भी छलकने लगता था। वो बोलती थी तो बेतकान, मगर उसकी खामोशी में भी कोई इसरार था। जो कुछ भी था, शराज बुखारी को कोई कमज़ोर लम्हा आकर जकड़ चुका था। वरना इससे भी ज़्यादा तरहदार और ख़ूबसूरत औरतें मेरी ज़िंदगी में आई थीं, मगर मैं उन्हें इतना वक्त तक न दे पाया था। 22 मई की तारीख मेरे लिए कोई रियायत लेकर नहीं आई थी। मैं मुस्कुरा दिया। कुछ अजीब सा महसूस हुआ था जिसने मुझे माजी से हाल में खींच लिया। मेरी बंद पलकों को कुछ जुम्बिश हुई। वो एक एयर होस्टेस जो मेरे पैरों पे मौजूद ब्लैंकेट को दुरुस्त कर रही है। 180 डिग्री को रिक्लाइन करदा सीट इस वक्त मेरा बिस्तर बन चुकी है। बहुत कोशिश की सोने की, मगर सफ़र में अब नींद तो खुद एक ख्वाब बन चुकी है। बाएं जानिब खिड़की से नजर आने वाला बादलों से भी ऊपर आकाश स्याह था। दाएं जानिब कोई नशिस्त नहीं है, कोई हम सफ़र नहीं है। बिजनेस क्लास की खामोशी, प्राइवेसी और तन्हाई मेरे हम सफ़र के साथी हैं। मेरी यादें लौटाया करती हैं। जब हम खामोश होते हैं तो सोच रहे होते हैं। जब सफ़र में हूँ और ख़ामोश हूँ तो सोच के सफ़र में एहसास भी शामिल हो जाता है। कोई हमारे साथ चलने लगता है, खामोशी से चुपचाप दबे पाँव। मैंने एयर होस्टेस से सॉफ्ट ड्रिंक लाने को कहा। एंजेलिन अजहर को मेरा ड्रिंक करना पसंद नहीं था। जिस दिन मुझे ये इल्म हुआ, मैं अल्कोहल के नज़दीक नहीं गया। हालांकि ऐसे बेशुमार लम्हे आए जब खुद को होश की दुनिया से गाफिल करने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत महसूस हुई, मगर हर बार उसकी आवाज़ मुझे रोक दिया करती थी। एक बार फिर मैं अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रहा हूँ। एक बार फिर वो खौफजदा खूबसूरत नीलगू आंखें मेरे सामने हैं। ये सब शायद कोई शराब है, वो नहीं है। उसकी बातें हैं, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल है, उसकी खिलखिलाहट और उसकी निगाहों में मौजूद दुख की परछाई है। कौन सी शय है जो पास नहीं है? बस वो नहीं है। मैं फिर से माजी में खोने लगा। KLM एयरलाइंस की परवाज़ एम्स्टर्डम स्किपोल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की तैयारी भर रही थी। एंजेलिन सोकर उठने के बाद तरोताज़ा और निखरी निखरी सी लग रही थी। हनूज उसकी गुफ्तगू बरकरार थी। अटलांटिक ओशन गुजर जाने के बाद उसका खौफ उससे दूर हो चुका था। वो नए सिरे से चहक रही थी। क्या आप एयरपोर्ट पर भी इस लैपटॉप पे काम करते रहेंगे? मैं उसकी बात सुन के मुस्कुरा दिया। मुझे लगा उसे मेरे लैपटॉप से कोई बैर हो गया है। नहीं, अगर आप कहेंगी तो हरगिज़ नहीं। उसकी आंखों में हैरत आमेज खुशी का तासुर मुझे अंदर तक सरशार कर गया। वाकई? वो आंखें टमटमा के बोली। शुक्रिया इस इज़्ज़त अफजाई का। बहुत अच्छा होगा अगर आप ये चंद घंटे मेरे साथ गुजार लेंगे। यकीन कीजिए ये वक्त आपको हमेशा याद रहेगा। वो शरारत से कहने लगी। चलिए आजमा कर देख लेते हैं।
मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और उसे बैग में डालने मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे बैग में डालने लगा। हमारी प्रवास को चंद घंटे एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट पे क़याम करना था और फिर वहाँ से लंदन के लिए रवानगी होना थी। स्केपॉल एम्स्टर्डम यूरोप के चंद मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। बेशतर परवाज़ें यहाँ आती हैं, क़याम करती हैं और गुजर जाती हैं। यूरोप के सबसे ज़्यादा कार्गोज़ रिसीव करने वाला एयरपोर्ट भी स्केपॉल एयरपोर्ट है। हम अपने हैंड कैरी लेकर एयरपोर्ट के अंदरूनी लाउंज में आ चुके थे। यहाँ 2 डिपार्चर लाउंजेस थे। डिपार्चर लाउंज नंबर 2 ऊपर की मंजिल पे था। हम एलिवेटर्स के ज़रिए वहाँ आ चुके थे। यहाँ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट और स्नैक बार्स थी। मैं एंजली से पूछकर उसकी मुंतखब करदा स्नैक बार की तरफ चल दिया। ये बैल्कनी बार यहाँ से एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली परवाज़ों को देखा जा सकता था और साथ ही अशाए खुर्दनोश भी फराहम थी। अभी हमारे आसपास कुछ सुकून था। हम अपनी मुंतखब करदा स्नैक्स ट्रे में लेकर एक कोने वाली मेज़ पे बैठ गए। मुसाफिरों की भी क्या ज़िंदगी है। एयरपोर्ट भी जैसे कोई सराय हो जहाँ लोग आते हैं, क़याम करते हैं और फिर नई मंजिल की जानिब गामज़न हो जाते हैं। वो एक टैक्सी करते हुए जहाज़ को देखकर कहने लगी, हाँ, सबके रास्ते मुख्तलिफ हैं, सबकी मंजिलें जुदा। मैंने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा, आप कम बोलते हैं मगर खूब बोलते हैं। वो मुस्कुरा दी। कम बोलने वाले लोग सोच समझ के गुफ्तगू करने के कायल होते हैं, शायद इसीलिए उनकी बात में वज़न हुआ करता है। लेकिन आप तो मुस्कुराते भी सोच समझ के हैं। उसके लहजे में शरारत थी। मैं मुस्कुराता ज़रूर हूँ, बिला वजह नहीं। अपने दोस्तों, अहबाब और अजीज़ों में मैं इतना रिजर्व नहीं हूँ। हाँ, उन लोगों के साथ काफ़ी मोहतात होकर मिलता हूँ जो अजनबी हो, ख़ास तौर पे अजनबी ख़वातीन। ये तो बड़ी ही नई बात मालूम हुई। मैंने तो ऐसे ही मर्द देखे हैं जो कहीं और मुस्कुराएं ना मुस्कुराएं, ख़वातीन की कंपनी में भी बिला ज़रूरत खिलखिलाते रहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी ख़वातीन दोस्तों की तादाद कम होगी। नहीं, इतनी भी कम नहीं, मगर अच्छी ख़वातीन 2-3 वाकई कम हैं। ज़्यादातर वो हैं जिनसे ऑफिस में राब्ता रहा करता है या फिर पुराने क्लास फेलोज। व्हाट अबाउट मैरिज? उसने अचानक पूछा। क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं। और कमिटेड भी नहीं है? नहीं। क्यों? अच्छा सवाल है। मैंने अपनी ट्रे में रखे फ्रूट ट्राइफल से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, मगर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। दरअसल कभी इस बारे में गौर ही नहीं किया। शायद फुर्सत नहीं मिली। मेरी ज़िंदगी रूटीन्स बहुत टाइट हैं। लगी बंधी तयशुदा ज़िंदगी है और मैं इसी में खुश भी हूँ। कभी किसी साथी की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। या फिर यूँ कहें कि कोई ऐसा मिला नहीं जिसके जाने के बाद आपने उसकी कमी महसूस की हो। वो कुछ सोचते हुए कहने लगी, जिसके बारे में ये सोचा हो कि उसकी मौजूदगी से ज़िंदगी किस कदर खूबसूरत हो सकती है। क्या कभी मोहब्बत की है आपने? मोहब्बत? शायद नहीं। क्या किसी का अच्छा लगना मोहब्बत है? क्या किसी का अट्रैक्ट करना मोहब्बत है? अगर ऐसा है तो हाँ, मुझे कुछ ख़वातीन ऐसी मिली जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं और जिनके साथ गुजारा वक्त हमेशा खूबसूरत यादें दे गया। कॉफ़ी ख़त्म करते हुए मैंने कहा, पता नहीं मोहब्बत क्या है। मेरे ख्याल में तो अपना अपना तजुर्बा है। मुझे तो लगता है कभी कोई शख्स इतना अच्छा लगने लगे कि उससे मिलकर हमेशा अपनाइयत का एहसास जागे, या फिर ये ख्वाहिश होने लगे कि उसका ख्याल रखा जाए, उसकी पसंद नापसंद को फोकियत दी जाए, उसके साथ अपनी ज़िंदगी की छोटी से छोटी बात भी शेयर कर ली जाए, उसकी हमराही के ख्वाब देखे जाएं, उसे अपनाने की तगो-दो की जाए, उसके बगैर ज़िंदगी बेमायनी लगने लगे। तब शायद मोहब्बत अपने होने का एहसास दिलाने लगती है। जिस वक्त वो ये सब कह रही थी, मैं उसे बागौर देख रहा था। उसकी नीलगू आंखों में कितने ही सितारे झिलमिला उठे थे। उसकी पलकों पर नमी थी, होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट और निगाहों में कहीं बहुत गहराई में दुख की कोई परछाई। ये वो लम्हा था जब शेराज बुखारी को अपने आसपास की दुनिया तहलील होती हुई महसूस हुई। वो एक पल था जब मुझे लगा कि इस ज़मीन पर कोई मुकम्मल वजूद है तो वो एंजेलीन अजहर है। अगर कहीं मोहब्बत है, उसकी रूह में है। कहीं कोई खूबसूरत ख्याल है तो उसका वजूद है। कहीं नरमी की छाँव है तो उसकी ज़ात है। कहीं एहसास का दरिया है तो उसका दिल है। ये इदराक का वो लम्हा था जब शेराज बुखारी को इल्म हुआ
کہ اینجلین اظہر عام سی سطحی سی لڑکی نہیں ہے. وہ بلا وجہ بے تکان بولنے والی، عام گفتگو کرنے والی، خام خواہ مسکرانے والی لڑکی، جس کا کم از کم پہلا تاثر مجھ پہ یہی پڑا تھا، کس قدر مختلف اور گہری نکلی. اسے انسانوں کی پرکھ تھی، اسے جذبوں کا ادراک تھا، اسے رشتوں کی بکت کا احساس تھا. اس لمحے میرا جی چاہا اس کا ہاتھ تھام کر ایک بار ہی یہ پوچھ سکوں کہ اے اچھی لڑکی، وہ کون سا دکھ ہے جو تمہاری آنکھوں کو کھل کے مسکرانے نہیں دیتا؟ مگر ابھی ہمارے درمیان اجنبیت کا پردہ حائل تھا. میں تو اس سے یہ بھی نہیں پوچھ پایا کہ کہیں وہ شادی شدہ یا کمیٹڈ تو نہیں. کوئی جھجک تھی جو آڑے آتی رہی اور مجھے اتنی ذاتی نوعیت کے سوال کرنے سے روکتی رہی. میں نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی طرف دیکھا. وہاں 3 انگوٹھیاں موجود تھیں. میں یہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ ان میں سے کوئی ایک انگیجمنٹ رنگ تو نہیں. لندن میں آپ کا کہاں اسٹے ہے؟ ہلٹن ہوٹل. اوہ واو، وہ شرارت سے مسکرائی. میں آپ سے ملنے ضرور آؤں گی، اسی بہانے ہوٹل کی سیر ہو جائے گی. شیور، میں مسکرایا. اور آپ کہاں ٹھہریں گی؟ کچھ رشتہ دار ہیں لندن میں، انہی کے ہاں ٹھہروں گی. کون لینے آئے گا آپ کو ایئرپورٹ پر؟ کوئی نہ کوئی تو آئے گا. وہ ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی. میں نے اطلاع تو دے دی ہے، اگر کوئی نہ بھی آیا تو میں خود جا سکتی ہوں. لندن پہلی بار تو نہیں جا رہی. اس نے اپنے ہاتھ پہ بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا. فلائٹ میں اب زیادہ وقت نہیں ہے، ایسا نہ کریں نیچے چل کر دیکھیں، کچھ ونڈو شاپنگ کر لیں. آپ کی مرضی میڈم، آئی ایم ایٹ یور ڈسپوزل. اف، اس قدر کرٹسی! وہ کھلکھلا کے ہنس دی. فلائٹ دوبارہ شروع ہو چکی تھی. کھانا صرف ہونے کے بعد اس نے ایئر لائن کی جانب سے دیا گیا ٹیشو پیپر اٹھایا اور اس پر کچھ لکھنے لگی. میرے پوچھنے پہ مسکرا کے بتانے لگی کہ وہ کچھ سنبھال کر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے تاکہ اسے یہ سفر ہمیشہ یاد رہے. پھر اس نے اپنی تحریر مجھے دکھائی. انگریزی میں لکھا تھا 22 مئی 2000، ایک یادگار سفر اور ایک ہمیشہ یاد رہنے والا اجنبی ہم سفر. میرے بے حد اصرار پر اس نے وہ ٹیشو پیپر مجھے دے دیا. لینڈنگ سے کافی دیر پہلے ہم اپنے فون نمبرز اور ای میل ایڈریس کا تبادلہ کر چکے تھے. پھر میں نے نوٹ کیا کہ وہ کچھ خاموش ہو گئی ہے، گم سم سی ہو گئی ہے. میں نے اسے بولنے پر اکسانے کی کافی کوشش کی مگر وہ چپ ہی رہی. سنجیدہ سا اس کا یہ روپ اس اینجلین اظہر سے بہت مختلف تھا جو اب تک سفر میں میرے ساتھ تھی. بزنس کلاس کے مسافر جہاز سے سب سے پہلے ایگزٹ کیا کرتے ہیں. ان کے ڈپارچر لاؤنج بھی عام مسافروں سے مختلف ہوتے ہیں. لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر جب بھی میں قدم رکھوں بہت سی یادیں آ گھیر لیتی ہیں. بہت سے منظر نگاہوں میں روز اول کی طرح روشن ہونے لگتے ہیں. میں چاہوں بھی تو ان سے منہ نہیں پھیر سکتا. شاید اس لیے کہ میں خود کو اب بھی 9 سال پہلے کے اس ایک منظر کا حصہ سمجھتا ہوں. اس سے باہر نہیں آنا چاہتا. ایک بچھڑے ہوئے جوڑے کو دوبارہ ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پہ مسکراہٹ. دنیا کے ہر ہوائی اڈے پر یہ مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. چہرے بدل جاتے ہیں، کردار وہی رہتے ہیں. 9 سال پہلے بھی ہیتھرو ایئرپورٹ پر سامان اکٹھا کرنے سے لے کر باہر آنے تک اینجلین اظہر بدستور کھوئی کھوئی سی تھی. شاید وہ پریشان ہو رہی تھی کہ اگر اس کے رشتہ دار اسے لینے نہ آ سکے تو پھر وہ کیا کرے گی. میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ اگر اسے کوئی نہ لینے آیا تو میں اسے چھوڑنے چلا جاؤں گا. وہ خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی. دفتن کسی نے دور سے پکارا، انجی. وہ تیزی سے پلٹی اور پھر میں نے اسے زور سے چلاتے سنا، کیون. وہ اپنا سامان، ہینڈ کیری، یہاں تک کہ ہینڈ بیگ تک چھوڑ کر اس کی جانب بھاگی تھی اور اگلے لمحے وہ اس اجنبی کی باہوں میں تھی. میں نے اسے پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا. وہ بچوں کی طرح اس اجنبی کیون کے بازوؤں میں بلک رہی تھی اور خود اس لڑکے کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. میں نے بچھڑے ہو کے ملاپ کے بہت سے مناظر دیکھے تھے لیکن یہ ایک منظر مجھے ساکن کر گیا تھا. اور پھر بہت سا وقت گزرا، جانے کتنا وقت، جب میں نے اسے پھر مسکراتے ہوئے دیکھا. وہ اب بھی کیون کے بازو سے لگی تھی اور بے تکان بول رہی تھی. کیا؟ یہ میں نہیں سن پایا کیونکہ وہ دونوں مجھ سے کافی فاصلے پہ تھے. اگر نزدیک ہوتے تو بھی یہ ممکن نہ ہوتا کہ میں تو اپنی جگہ جامد پتھر بنا کھڑا تھا. کافی دیر بعد وہ اس کے ساتھ میری جانب پلٹی. کیون، ان سے ملو، شہراز بخاری. ان کے ساتھ بہت اچھا سفر گزرا.
انہوں نے میرا بہت خیال رکھا. تھینک یو سو مچ. اس نے میری جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا. اور شہراز آپ ان سے ملے, ڈاکٹر کیون ایلفرڈ, میرے فیانسی. میرا مسافہ کرتا ہاتھ اچانک ٹھہر گیا. صرف ہاتھ نہیں ٹھہرا تھا, سانسیں, نگاہیں اور دھڑکن سب یک لخت تھم گئی تھی. میں نے ایک اجنبی کے ساتھ سفر کیا تھا. آشنائی کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی سفر کا اختتام ہو گیا تھا. ہم اجنبی ہی رہ گئے تھے. اور آج 9 سال بعد لندن ہلٹن ہوٹل کا جانا پہچانا کمرہ میں میری تنہائی. زندگی میں صرف ایک بار کوئی ایسا ملا تھا جس کے چلے جانے کے بعد میں نے اس کی بے انتہا کمی محسوس کی, مگر اس سے کبھی یہ کہہ نہیں سکا. وہ میرے لیے ایک منظر ہے جو مجھے ساکن کر گیا ہے. وقت کے ڈائل پر ٹک ٹک بھاگتی سوئیاں فریز ہو گئی ہیں. وہ ایک ایسا منتر پھونک گئی ہے جس کے سحر سے میں کبھی آزاد نہیں ہو سکوں گا. ہاں, میں شہراز بخاری کس قدر بے بس ہو گیا ہوں. اجنبی لوگ راہ چلتے بھی کبھی کبھی آپ پر ایسے منتر پھونک جایا کرتے ہیں کہ پھر آپ کبھی نارمل زندگی کی طرف واپس نہیں آ سکتے. اپنی طرف سے وہ مجھے نارمل کر گئی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے میں اب نارمل ہو گیا ہوں کہ آج 9 سال بعد بھی میں اس منظر سے باہر نہیں آ سکا اور وہی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گیا ہوں جس میں میرا ہم سفر وہ اجنبی مسافر ہے. ہاں, آج بھی وہ اجنبی ہم سفر میرے ساتھ ہے.